हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना का खतरा अभी भी हमारे सामने खड़ा है और इसीलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी तरह की भूमिका उन्होंने पहले भी रखी थी और बार बार वो देशवासियों को बता रहे हैं कि कोरोना का बढ़ता हुआ ये चित्र देखते हुए लोगों ने संभाल कर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह की भूमिका उन्होंने जो रखी है तो उसका पालन जनता ने करना चाहिए और जनता अगर उसी तरह पालन करेगी तो कोरोना यहाँ से चला जाएगा। और दवाई तो आ रही है लेकिन दवाई आने के बाद तो कोरोना का सामना हम ताकत से करेंगे, लेकिन अभी भी मतलब हम कोरोना का सामना कर सकते हैं, हमारे में उतनी ताकत है। ठीक होने रिकवरी का रेट बहुत बड़ा ज़्यादा है, डेथ का रेट बहुत बड़ा कम है। तो भी मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सूचना के मुताबिक सभी लोगों ने इसका पालन करने की आवश्यकता है। हाँ, तो मतलब जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों ने ध्यान रखना चाहिए ये बात बताई है, अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी मूल्यवान होती है ये बताया है, अपनी ज़िंदगी को मतलब सुरक्षित रखने के लिए कोरोना गो का नारा जो है मैंने 20 फरवरी 2020 को मैंने दे दिया था और आज 20 अक्टूबर है। तो मतलब मेरा मानना ये था कि जो देश में कोरोना आ रहा है कम संख्या में आ रहा था, उन्होंने ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने गो कोरोना का नारा दे दिया था। जब चाइना में मतलब कोरोना था, कुछ देशों में जाकर पहुंचा था, तो इसी तरह मतलब हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के मुताबिक, सूचना के मुताबिक हम सब लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए और कोरोना को यहाँ से भगाने के लिए और जनता को जगाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और इसीलिए उनके बातों पर ध्यान रखते हुए सभी ने उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मतलब चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर आया ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आने की कोशिश की थी लेकिन उसमें अपने 20 नौजवान शहीद हुए, उसमें चाइना के भी काफ़ी सैनिक मतलब मारे गए। तो मतलब उन्होंने वो अपने एरिया में आ रहे थे लेकिन उनको अपने एरिया से भगाने का काम किया है। हमारे बॉर्डर में उनका कोई अधिकार नहीं है, हमारे आंगन में चाइना का क्या काम है। तो इसीलिए मतलब चाइना को वहाँ से भगाया है। तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट में बिल्कुल तथ्य नहीं है कि अपने बॉर्डर के अंदर मतलब चाइना की आर्मी आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर युद्ध हो जाएगा तो इस वक्त चाइना को ऐसा सबक सिखाएगी कि चाइना भारत का नाम नहीं लेगा। मुझे लगता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र में भी मतलब वो मंत्री रहे हैं। तो बहुत बड़ी सीनियर लीडर है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रिमंडल में दलित समाज की एक महिला है जो कि कैबिनेट मंत्री है, तो उनको आइटम ऐसा इसी तरह का शब्द प्रयोग किया है। ये शब्द प्रयोग बहुत बड़ा धक्का देने वाला है, बहुत बड़ा मतलब निषेध करने वाला है और कमलनाथ जैसे आदमी ने इसी तरह की भूमिका रखना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं कि भाई इनका स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो राहुल गांधी ने कमलनाथ को पार्टी से निकालना चाहिए या उनका इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो राहुल गांधी ने खाली नाराज़ व्यक्त करने से फ़ायदा नहीं है, कमलनाथ को कांग्रेस से हटाना चाहिए। हाँ, मैं तो मतलब इस तरफ देखता हूँ कि ये मतलब शब्द आइटम, ये शब्द बहुत बड़ा गलत शब्द है। जो एक दलित समाज की महिला एक कैबिनेट मंत्री पद पर है, इसके पहले वो कांग्रेस पार्टी में भी रही है। वो पहले मतलब शिवराज सिंह चौहान जी के पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रही है। तो उनको इसी तरह का आइटम बोलना अच्छी बात नहीं है। तो ये शिमले से इसी तरह की जो भूमिका शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो रखी है, ये बात सही है कि भाई ये शिमले से ये मतलब घटना है और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर कमलनाथ अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको पार्टी से हटाना चाहिए, पार्टी से उसका इस्तीफा लेना चाहिए। चिराग पासवान हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र है। रामविलास पासवान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। रामविलास पासवान जी एनडीए के कैबिनेट मंत्री थे और चिराग पासवान ने जो भूमिका ले ली है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।
लेकिन अभी क्या करना है वो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उनके हाथ में है, वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। और अभी रामविलास पासवान जी जाने के बाद क्या निर्णय लेना है वो पूरा अधिकार उनको है। लेकिन जहाँ तक वो बता रहे हैं कि भाई जेडीयू को कम सीटें मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई जेडीयू ने या मतलब नीतीश कुमार जी ने वो अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत जो रास्ते थे वो बहुत अच्छे बनाए हैं, वहाँ कुछ इंडस्ट्री भी उन्होंने लाई है, बेरोज़गारों को रोज़गार देने का भी प्लान उन्होंने कर दिया है। इसीलिए मतलब बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, ये अलायंस ही सत्ता में आ जाएगा। मेरी पार्टी का भी उनको सपोर्ट है, लेकिन मेरी पार्टी रजिस्टर पार्टी है और मेरे पार्टी को कुछ सीटें तो नहीं मिली, क्योंकि मैंने भी सीटें नहीं मांगा था कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है और अपने को एनडीए में सीटें तो नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने 15 से 16 जगह पर हमारे कैंडिडेट का खड़ी किए हैं और अगर एक आधा उसमें चुनकर आता है तो हम इंडिया का समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन करेंगे। और अभी 16 सीट छोड़कर बाकी की जगह पर हमारे इंडिया का पूरा समर्थन है। अगर कुछ सीटों पर मुझे अगर कोई बुलाते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। और इसी तरह मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार आएगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बन जाएगी। हाँ, तो रोहतास के सभा में जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जो भूमिका रखी है कि पहले ज़माने में पाक व्याप्त कश्मीर में मतलब आतंकवादियों का ट्रेनिंग लेकर बहुत सारे आतंकवादी भारत के अंदर आते थे, बॉर्डर के अंदर आते थे और कश्मीर के लोगों पर अटैक करते थे, पुलिस पर अटैक करते थे, आर्मी पर अटैक करते थे। तो अभी मतलब वो स्थिति नहीं है। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमारा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब आपने देखा है कि भाई बहुत सारा जो काम है ये काम हम लोग कर रहे हैं और जो भी आतंकवादी आप घुसकर आता है उसको ख़त्म करने का जो काम है ये काम हमारी आर्मी हमारी पुलिस वहाँ का कर रही है। तो जो परिस्थिति बदली है वो योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है, वो तो सही है कि परिस्थिति बदल गई है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है ये नारा पूरे देश भर में गूंज रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बताया सही बात है। आज हम ताकत से खड़े हैं और आतंकवादियों का पूरा खात्मा करेंगे। सर लेकिन उसके अगेंस्ट में बिल पास किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो केंद्र लॉ बनाता है उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसमें जब चर्चा होती है तो उसमें क्या अमेंडमेंट करना है ये सुझाव देने का उनको अधिकार है। लेकिन ये बिल को रिफ्यूज़ करना और वो असेंबली में पास करना अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र को खतरा पैदा हो सकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई पंजाब असेंबली ने दोबारा विचार करना चाहिए और इस बिल में क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या और उनके जो सुझाव है ये सुझाव अगर वो देते हैं तो ज़रूर मोदी सरकार उसका विचार करेगी। लेकिन ऐसा बिल को मतलब हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भूमिका अच्छी नहीं है, सही नहीं है। अगर उनका कितना भी काम शुरू होने दो, लेकिन उनका पूरा काम करने की जिम्मेदारी भारत की इंडिया की है और इंडिया बहुत बड़ी ताकत से आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा सोच कर आगे बढ़ रहा है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध करना चाहता होगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी आर्मी बहुत बड़ी तैयारी में है। एक बाजू में चाइना भी मतलब हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश में है, ऐसे वक्त पर हम फुल तैयारी में है और एक बार हम चाइना को भी सबक सिखाना है। तो जो सवाल आपका है कि भाई ज़्यादा मतलब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई एक बार ऐसा होना चाहिए कि पाक व्याप्त कश्मीर जो है, इस पाक व्याप्त कश्मीर में ताबे में लेने का प्लान हमारे आर्मी ने बनाने की आवश्यकता है। हमारे इंडिया के मतलब इंडिया ने उस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैंने पार्लियामेंट में भी बहुत बार ये विषय छेड़ा है कि पूरा आतंकवादी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का काम पाक व्याप्त कश्मीर कर रहा है। पाकिस्तान वहाँ लोगों को भेज कर और ट्रेनिंग देकर इंडिया में लोगों को भेज रहा है। तो इसीलिए एक बार पाक व्याप्त कश्मीर को ही ताबे में लेना चाहिए और वो पाक व्याप्त कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हमारा एरिया है, हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू कश्मीर है। तो इसीलिए मतलब पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने के बारे में कुछ न कुछ तो विचार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।